हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। मेटाबॉलिज्म हमें किन किन बायोमॉलिक्यूल्स का मेटाबॉलिज्म पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड या इसे फैट भी कहते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। ये जो चारों बायोमॉलिक्यूल्स है ये 6 एटम से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ऐसे याद रखिएगा। ये कार्बन, हाइड्रोजन, नॉप्स नॉप्स करके। अब देखिए आप लोग कैसे पता चलेगा जितने 6 एटम है ये चारों बायोमॉलिक्यूल्स इन्हीं से मिलकर बने होते हैं। अब देखिए जो कार्बोहाइड्रेट्स है इनमें ग्लूकोज पाया जाता है या इसे ग्लूकोज कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स है ये ग्लूकोज का पॉलीमरेज है। पॉलीमरेज बोले तो पॉलीमरेज उसे कहते हैं, ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट्स का पॉलीमरेज है। पॉलीमरेज मतलब समझते हैं, पॉलीमरेज यानी मेनी, पॉलीमिस मेनी और पॉलीमिस मेनी यानी मेनी बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। मेनी, पॉलीमिस मेनी यानी पॉलीमरेज ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट्स का पॉलीमरेज है, यानी बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। और लिपिड जो है किन किन चीज को मिलकर बना होता है? ये ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड और प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। और डीएनए और न्यूक्लिक एसिड को हम लोग डीएनए या आरएनए कहते हैं। यही डीएनए और आरएनए हमारा न्यूक्लिक एसिड है। अब जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स है ये फंक्शन क्या करते हैं? ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये हमें एनर्जी देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जो फैट है या लिपिड है ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और प्रोटीन जो है हमारी बॉडी को बिल्ड करता है यानी हमारी बॉडी को डेवलप करता है। यानी जब हम लोग डाइट में जब प्रोटीन लेते हैं तो हमारी बॉडी बिल्ड होती है। जब लिपिड लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो हम लोग बॉडी में एनर्जी ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा बनती है। तो हम लोग देखते हैं प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर देखते हैं। प्रोटीन का ये स्ट्रक्चर है, देखिए ये जो 6 मॉलिक्यूल्स है या 6 एटम है, सॉरी, ये जो है अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन देख लीजिए, फास्फोरस, सल्फर नहीं है, नाइट्रोजन देख लीजिए, कार्बन देख लीजिए, हाइड्रोजन देख लीजिए। और जो फास्फोरस और सल्फर, ये सल्फर जो है जब आप अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे, जो प्रोटीन पढ़ेंगे तो यानी 22 अमाइनो एसिड होते हैं जो मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। और जो 22 अमाइनो एसिड है उसी में से कुछ अमाइनो एसिड जो है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। हम लोग प्रोटीन के बारे में बाद में बात करेंगे। इसमें कुछ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है। और जब फास्फोरस है ये डीएनए में पाया जाता है, क्योंकि डीएनए जो है इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। यानी जब यहाँ आपको स्ट्रक्चर ऐसे बना देते हैं डीएनए का। ये राइबोस शुगर है, ये मान लीजिए राइबोस शुगर है। ये एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, ये जो है 5 नाइट्रोजन बेस है पाए जाते हैं। और यहीं पे फास्फोरस कनेक्ट होता है, ये फास्फोरस कनेक्ट होते हैं तो इसमें फास्फोरस पाया जाता है। जो 6 एटम है यहीं से बायोमॉलिक्यूल्स मिलकर बने होते हैं। अब हम लोग इन्हें क्यों बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स हम लोग क्यों कहते हैं? ये बायो हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लिविंग होते हैं, यानी
ये नेचुरल होते हैं, जो नेचर में पाए जाते हैं, इसीलिए हम लोग बायो कहते हैं। जब हम लोग डाइट से लेते हैं, यानी कुछ जैसे दाल खाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कुछ अमाउंट में फैट होता है, या जो भी हम लोग डाइट में लेते हैं जैसे फिश हो गया और मीट हो गया, उसमें सभी पाए जाते हैं थोड़े थोड़े अमाउंट में। तो इन्हीं का हम लोग मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। और जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो मॉलिक्यूल्स, इन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स ऑफ एटम। ग्रुप्स ऑफ एटम यानी जो ये एटम है, ये एटम है, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब एटम है। इन्हीं की ग्रुप्स को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं या फिर कंपाउंड कहते हैं। एटम कहते हैं मॉलिक्यूल्स, या कंपाउंड कहते हैं कंपाउंड्स, चाहे इसे मॉलिक्यूल कहिए या कंपाउंड्स कहिए। तो हम चले बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। आखिरकार मेटाबॉलिज्म होता क्या है? मेटाबॉलिज्म ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। बायोकेमिकल रिएक्शन हम लोग बायो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लिविंग में होता है, यानी जो हम लोग का सेल है वो लिविंग सेल है, तो उसी में होता है, इसीलिए हम लोग बायो लगाते हैं। अब जो ये मेटाबॉलिज्म है, एक केमिकल रिएक्शन हम लोग के बॉडी में होता है, जो हम लोग डाइट्स के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड लेते हैं, तो उनका केमिकल रिएक्शन होता है और मेटाबोलाइट्स होता है। फिर ये जो कन्वर्ट हो जाते हैं एनर्जी में। और जो मेटाबॉलिज्म है, ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, जब हम लोग डाइट्स में लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, इनके एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो ये 2 टाइप से होता है, एक कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म। ये जो मेटाबॉलिज्म है 2 टाइप्स के होते हैं, एक कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म। ये जो मेटाबॉलिज्म है 2 टाइप्स के होते हैं, ये कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म मीन्स हो गया, इसकी पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। ये डिग्रेडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल convert into small molecules। और इसका जो है एनाबॉलिज्म क्या होगा? इसका एकदम अपोजिट हो जाएगा, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल्स। आप लोग कैटाबॉलिज्म सिर्फ इतना समझ लीजिए, ये ब्रेक डाउन काम करता है, ये ब्रेक डाउन करता है। और एनाबॉलिज्म सिंथेसिस, यानी जब हम लोग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, तो उनका जो है ब्रेक डाउन करता है, यानी कन्वर्ट करता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, फिर हम लोग को एनर्जी मिलती है। ये जो एनाबॉलिज्म है, ये जो है स्मॉल मॉलिक्यूल्स जितने होते हैं उनसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करता है। तो हम लोग ऐसे समझते हैं कैटाबॉलिज्म को। अब ये देखिए, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म में, कि कौन कैटाबॉलिज्म कराता है, कौन एनाबॉलिज्म कराता है, कौन सिंथेसिस करता है, कौन ब्रेक डाउन। तो आप ऐसे समझिए, केटा मीन्स कट कर रहा है, यानी केटा हो रहा है, यानी ब्रेक डाउन कर रहा है, बस ऐसे समझिए। कैटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेक डाउन, एनाबॉलिज्म मीन्स सिंथेसिस। आप कंफ्यूज मत होइए, जहाँ केटा आए यानी ब्रेक डाउन हो रहा है, और एनाबॉलिज्म आप खुद ब खुद समझ जाएंगे, मतलब सिंथेसिस हो रही है। तो ये जो कैटाबॉलिज्म है, जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स डाइट में लेते हैं तो ब्रेक डाउन होता है और हम लोग एनर्जी मिलती है। और ये एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, तो जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं सारा का सारा ब्रेक डाउन होकर एनर्जी में नहीं कन्वर्ट होता है, कुछ एनर्जी में कन्वर्ट होता है और कुछ अमाउंट में हम लोगों की बॉडी में स्टोर हो जाता है। तो देखिए, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज
यानी ग्लूकोज जब लेते हैं बहुत ज़्यादा मतलब जब ग्लूकोज लेते हैं तो कुछ का कैटाबॉलिज्म यानी ब्रेकडाउन होकर एनर्जी मिल जाती है, और जो थोड़ा बहुत ग्लूकोज बचता है तो ये जो है कन्वर्ट होकर ग्लाइकोजन बना लेता है, और ये जो है हम लोग बॉडी में स्टोर हो जाती है। कहाँ होती है? लीवर में होती है और मसल में होती है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल और जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है लीवर और मसल में, और जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस। जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलिसिस, ये सब प्रोसेस आएंगे, ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल। तो इसके बाद हम लोग कल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। आज फिलहाल सिर्फ हम लोग मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे। तो जब हम लोग की बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो है लीवर में और मसल में स्टोर हो जाती है, जब हम लोग फास्ट कंडीशन में आते हैं यानी व्रत या रोजा रखते हैं तो उस कंडीशन में ग्लाइकोजन, जब हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाएगा फास्ट की कंडीशन में, तो हम लोगों की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो ये ग्लाइकोजन जो हम लोग के लीवर और मसल में स्टोर रहे होंगे वो धीरे धीरे फिर डिग्रेडेशन होने लगेगा यानी ब्रेक डाउन होने लगेगा, फिर ये जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। तो एक प्रोसेस और आती है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, उसे कहते हैं ग्लाइकोजेनोलिसिस। अब जेनेसिस, ये देखिए जेनेसिस यहाँ हो रहा है, यहाँ लिसिस। जेनेसिस यानी सिंथेसिस और लिसिस माने ब्रेकडाउन हो रहा है। अब यहां पर लिख लीजिए जेनेसिस और लिसिस। जेनेसिस यानी सिंथेसिस यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना, जेनेसिस ग्लाइकोजेनेसिस यानी सिंथेसिस हो रहा है यानी एनाबोलिज्म हो रहा है, और लिसिस यानी ब्रेकडाउन यानी कैटाबॉलिज्म हो रहा है। तो जो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं और जितने भी चार बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन, जो इन तीनों का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो इसका एक एंड प्रोडक्ट निकल कर आता है, उसका नाम है एसिटिल को ए। जब इन तीनों का मेटाबॉलिज्म होगा, हम जब आगे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, प्रोटीन, इन लोगों का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो इसका एंड प्रोडक्ट निकल आएगा एसिटिल को ए। और इन तीनों में एक पाथवे चलती है जिससे एसिटिल को ए बनता है, तो उस पाथवे का नाम है, जो प्रोटीन से एसिटिल को ए बनता है उसे कहते हैं ट्रांस एमिनेशन पाथवे। हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लाइकोलिसिस एसिटिल को ए बनता है उसमें ग्लाइकोलिसिस साइकिल चलती है, ग्लाइकोलिसिस। और लिपिड से जो बनता है इसका एक साइकिल चलती है जिसे कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन। और जो ये एसिटिल को ए है ये जाते हैं टीसीए साइकिल में, टीसीए साइकिल में। और इसे हम लोग जो है क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। क्रेब्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये साइकिल दी, और इसे सिट्रिक साइकिल भी कहते हैं, सिट्रिक साइकिल भी कहते हैं। और जो ये टीसीए है, ये टीसीए फुल फॉर्म है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इन तीनों के ही क्रेब्स साइकिल कहते हैं या टीसीए साइकिल कहते हैं। तो जी एसिटिल को ए टीसीए साइकिल में जाती है तो यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन होता है यानी CO2 बाहर निकलता है। अब यहाँ पर देखिए एक टर्म आता है डी कार्बोक्सिलेशन, एक कार्बोक्सिलेशन, एक आता है कार्बोक्सिलेशन, एक आता है डी कार्बोक्सिलेशन, डी
लिख ले दे रहे हैं कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 जो है ऐड हो रहा है, CO2 ऐड हो रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 रिमूव हो रहा है, निकल रहा है। डी जहां आएगा रिमूव हो जाएगा, जहां ओनली कार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 ऐड हो रहा होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, CO2 रिमूव हो रहा है, यानी डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। तो फिर जब डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनकर आएगा जिसे कहते हैं NADH FADH2। ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं ETC में जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में जाएंगे। ये हम लोग ये भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, TCA साइकिल धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे। मेटाबॉलिज्म आज सिर्फ बेसिक नॉलेज पढ़ेंगे। ये जो ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, ये जो है ATP बनाता है। ATP कैसे बनाता है, इनमें हाफ ऑक्सीजन होते हैं जो एक हाइड्रोजन ऐड करेगा और H2O के फॉर्म में निकल जाएगा और ATP बन जाएगा। ये जो NADH है FADH2 है, इन्हें हम लोग एसिमिलिट्री पावर भी कहते हैं। एसिमिलिट्री पावर, पावर मीन्स एनर्जी। अब ये जो 1 NADH और 1 FADH2 है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये जो 1 NADH है, 1 FADH2, ये हमें 2.5 ATP बना के देते हैं, जनरेट करते हैं, और ये 1.5 ATP जनरेट करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में कि 1 NADH और 1 FADH2 कितनी एनर्जी जनरेट करते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। अब ये मेटाबॉलिज्म खत्म हो गया। अब हम लोग जो मेटाबॉलिज्म में जो थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आता है वो हम लोग देखेंगे। और जो हम लोग मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे थे, इनमें से कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ जो है मिनरल्स होते हैं, जैसे है कैल्शियम है, सोडियम है, और जो है मैग्नीज है। ये क्या करते हैं, ये जो है रेगुलेट करते हैं एंजाइम की एक्टिवेशन को, रेगुलेट टू एंजाइम एक्टिविटी, यानी एंजाइम की एक्टिविटी की रेगुलेट करते हैं। जब हम लोग मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं तो जब मेटाबॉलिज्म यानी कि जब पाथवे उसका चलता है मेटाबॉलिज्म का, तो इसमें से कुछ मिनरल्स होते हैं जो उसी एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। एक इसमें टर्म आता है एम्फीबोलिज्म, या फिर एम्फीबोलिक साइकिल। ये क्या होता है, तो आपसे जो भी पूछेगा कि एम्फीबोलिज्म या एम्फीबोलिक साइकिल क्या होता है, तो आप कह दीजिएगा जहां पर केटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों साथ में हो। क्या, एनाबोलिज्म और केटाबोलिज्म दोनों साथ में हो, उसे ही एम्फीबोलिज्म और एम्फीबोलिक साइकिल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, इससे एग्जाम्पल है TCA साइकिल, यानी क्रेब्स साइकिल, TCA। यहाँ पर एनाबोलिज्म और केटाबोलिज्म दोनों साथ में होता है। और एक इसी में जो हम लोगों का मेटाबोलिज्म होता है, कब होता है, जब हम लोग फूड यानी खाना लेते हैं, तो उसी में जो बायोमॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो है प्रेजेंट होते हैं, तो उनका मेटाबॉलिज्म कब शुरू होता है, कब स्टार्ट होता है। जैसे हम लोग खाते हैं उसका पहले डाइजेशन होता है, डाइजेशन के तुरंत ही बाद मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर हम लिख देते हैं मेटाबॉलिज्म अकर आफ्टर डाइजेशन। अब
यहां पर एक टर्म आता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इसकी हम डेफिनेशन थोड़ा लिख लेते हैं। इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। अब ऐसे समझिए, ये ए जो है कार्बोहाइड्रेट्स है और बी एनर्जी है, यानी ये एक कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट है और बी प्रोडक्ट यानी एनर्जी है। जब हम लोग ए से बी बनाते हैं तो मान लीजिए ये रिएक्शन हो रहा है, ए से बी बन रहा है, ये 5 मिनट में हो रहा है। लेकिन जब हम लोग कैटलिस्ट प्रेजेंस कर देंगे, यानी कैटलिस्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं कर देगा, सिर्फ इसकी प्रेजेंस होगी, तो ये जो रिएक्शन होगा ये 2 मिनट में हो जाएगा या 1 मिनट में भी हो सकता है। यानी ये रेट जो रिएक्शन है इसकी रेट को बढ़ा दे रहा है, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शंस। जो रिएक्शन 5 मिनट में हो रही है उतरों से तुरंत इसकी रेट को बढ़ाकर 2 मिनट में कर दे रहा है, 1 मिनट में कर दे रहा है। ये कैटलिस्ट होता है। आपको बहुत ही सरल शब्दों में बता रहे हैं हम। एक इसमें टर्म आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये क्या होता है? देखिए, जब मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे ये जितने भी टर्म आपको बता रहे हैं ये सब आएगा। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा और इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और हाइड्रोजन आयन भी रिमूव होगा, बस इतना समझिए। और रिडक्शन क्या होगा? इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है एब्सेंट होगा, इलेक्ट्रॉन जो है गेन करेगा और हाइड्रोजन आयन भी गेन करेगा। यानी जहां, ये मत समझिए आप, सिर्फ इतना समझिए, जहां इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या हाइड्रोजन आयन भी निकल रहा है, तो वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जहां इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है यानी हाइड्रोजन गेन हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, रिडक्टिव एजेंट। रिडक्टिव एजेंट ऐसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दोनों का अपोजिट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन तो रिडक्टिव एजेंट, अगर रिडक्शन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक इसमें एक टर्म आता है रिडॉक्स पोटेंशियल करके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। रिडॉक्स पोटेंशियल। रिडॉक्स पोटेंशियल आपसे पूछ ले ये रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है, तो आप लोग कहिएगा जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो उसे क्या कहते हैं? रिडॉक्स पोटेंशियल। और इसका एग्जांपल है, ये रिडॉक्स पोटेंशियल होता कहाँ है? ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में होता है। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन पढ़ेंगे तो उसमें आएगा रिडॉक्स पोटेंशियल, इसे ही हम लोग रिडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं। और एक इसमें बहुत अच्छा टर्म आता है, इसमें एक अच्छा टर्म आता है। हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है एनर्जी। जब हम लोग जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स लेते हैं डाइट्स के थ्रू, तो इनका मेटाबॉलिज्म होता है, एनर्जी मिलता है, तो हम लोग फिजिकल वर्क कर सकते हैं और कुछ जो हम लोग काम करते हैं उसके लिए एनर्जी ही चाहिए। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं एटीपी के बारे में। हम दूसरा पेज ले लेते हैं। एटीपी एटीपी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म है। और एटीपी जो बनता है, एक पाथवे चलता है जिसे कहते हैं फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन, फॉस्फो मीन्स हो गया फॉस्फेट
और रिलेशन मीन्स हो गया जुड़ना, यानी फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है तो एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। हम लोग देखते हैं कैसे हो रहा है। ये देखिए एक AMP है, यहाँ पे PI यानी फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है, यानी इसे हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी कहते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये जो AMP है यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ADP में, और फिर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, कन्वर्ट हो जाएगा ATP में। यही हम लोगों की जो है एनर्जी है मेन, यही है एनर्जी, यही हम लोगों को चाहिए। ये इसीलिए हम लोग पूरा जो है मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं, इसी के लिए ATP और एनर्जी यानी के लिए। अब जो ATP है ये कैसे सिंथेसिस होता है आप लोग ये देख लीजिए। ये ATP है, ये ATP जो है दो तरह का फॉस्फोरिलेशन होता है, यानी फॉस्फोरिलेशन होता है तब ATP बनता है। तो ये दो तरह का फॉस्फोरिलेशन होता है, एक होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, अब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ये क्या होता है? तो जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है, जब हम लोग मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी बनती है उसी के बीच में ही ATP बन जा रही है। यानी कि जब ऐसे देखिए A मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स है और B एनर्जी है, ये एंड प्रोडक्ट है, ये सबस्ट्रेट ये प्रोडक्ट है, तो इन्हीं के बीच में ही ATP हमें मिल जा रही है, बन जा रही है। तो इसे क्या कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, यानी इन्हीं के बीच में जो फॉस्फोरिलेशन होता है यानी फॉस्फेट ग्रुप का अटैचमेंट होता है, फिर ATP बनता है। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहाँ होता है? ये जो एंड प्रोडक्ट है, जब ETC हम लोग पढ़ते हैं, जब जो हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं, एसिटिल को A में कन्वर्ट हो रहा था, फिर देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड प्रोटीन का जो है मेटाबॉलिज्म हो रहा था, एसिटिल को A में कन्वर्ट हो रहा था, फिर TCA साइकिल चल रही थी, फिर उसमें से NADH FADH2, फिर ATC में जाएंगे, फिर हम लोग ATP मिलेगी। जो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो होता है कहाँ होता है? ETC यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल में होता है, यानी कि वहां पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीडेटिव यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंट में फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप का अटैचमेंट हो रहा है ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में, तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अब जो हम लोग की ये एनर्जी मिलती है, ये दोनों प्रोसेस से हमें एनर्जी मिलती है ATP। तो हम लोगों को वर्क क्या कहते हैं? ये दो तरह का वर्क काम करता है ATP। एक होता है फिजिकल वर्क, यानी जो हम लोग काम करते हैं, जैसे खाना कुछ भी काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इसमें भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो इसे कहते हैं फिजिकल वर्क। और एक एनर्जी जो है काम करती है, ये मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट करती है। क्या करती है? मेटाबॉलिक पाथवे जो हम लोग पढ़ते हैं उसे चलाती है, नहीं रेगुलेट करती है। कुछ ATP जो है मेटाबॉलिक पाथवे में ही कंज्यूम हो जा रही है, कुछ एनर्जी फिजिकल वर्क में कंज्यूम हो रही है। बस आज के लिए इतना ही। अब आगे हम लोग मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का कल, और प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का और फैट का। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।